कैसो भी सभी प्यारे प्यारे बाल को। कैसो भी सभी प्यारे प्यारे बाल को शुरू कर लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ईएमआरएस और बीपीएससी या केवीएस, दो तरीके के टीजीटी के सिलेबस होते हैं। तो अगर मैं टीजीटी में इन लोगों की बात करूं तो ये जो पूछना चाहते हैं आप लोगों से। अगर आप ईएमआरएस इसका केवीएस का भी पेपर देखोगे अभी हाल फिलहाल में, तो ये पूछना चाहते हैं आपसे एनसीईआरटी, ठीक है, और वो भी किस स्तर की, 9th और 10th स्तर की, ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं। टीजीटी, एमआरएस, बीपीएससी, केवीएस की अगर कोई बच्चा तैयारी करे तो 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी। अब आप पूछेंगे सर ये तो सिलेबस हो गया। बिल्कुल जी, ये हो गया सिलेबस कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन इनका डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर थोड़ा सा ज्यादा लेके चलूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा। केवीएस में ज्यादा कर दिया था तो बालक रोना पीटना कर गए थे बाद में कि अच्छा क्यों पढ़ा दिया इतना। तो हम इसे डिफिकल्टी लेवल को क्या है, थोड़ा ज्यादा लेकर चलेंगे। मतलब 11वीं 12वीं स्तर का कठिनाई स्तर होगा। टॉपिक 9वीं 10वीं के ही होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये है भाई कहानी। बात कर लेते हैं टीजीटी। अगर आप DSSB के थ्रू आने वाली भर्ती, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर एनवीएस की बात करें, हरियाणा की बात करें,
तो भाई ये जो आपने ऊपर कार्यक्रम देखा, इसका सिलेबस बनता है वहां पर 40%, बाकी 60% में वो लोग जो पूछते हैं वो है ये वाली सारी चीजें जो है। 40% ये हो गया आपका एनसीईआरटी, और बाकी वो आपका कवर करते हैं 11वीं 12वीं से लगभग 50%, और 10% आप मान सकते हो वहां ग्रेजुएशन से आता है। क्लियर है? जितने भी बच्चे अपने जीवन में गणित के टीचर बनना चाहते हैं वो ये समझ लो भाई, टीजीटी, एमआरएस, बीपीएससी, केवीएस जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो एनसीईआरटी का 9वीं 10वीं का सिलेबस है। उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा स्कूल लेवल से ज्यादा रहता है। सवाल वही है, अगर आप DSSS यूपी, राजस्थान, एनवीएस, हरियाणा में अगर आप टीजीटी के टीचर बनते हैं तो ये जो सिलेबस मैंने ऊपर बताया ये 40% है, इसमें 50% 11वीं 12वीं के टॉपिक, 10% ग्रेजुएशन के टॉपिक का वेटेज होता है। तो हम इस बैच में इन चीजों को पढ़ेंगे, ये वाली चीजों को, इस लेवल की तैयारी करेंगे तो EMRS का बच्चा, बीपीएससी का बच्चा, केवीएस, एमपी में वर्ग 2 का बच्चा वो इन सब चीजों को देख सकता है। ठीक है, क्लियर है? मतलब 9वीं 10वीं के टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे साफ साफ शब्दों में, ये कह रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या समझते हैं आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में? हिंदी काफी आसान, इसे डिफाइन करती हुई समान अंतर की जो श्रेणियां होती हैं, समान अंतर की जो श्रेणियां होती हैं, सीरीज होती है, उन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे एक सीरीज में आपके सामने लिख रहा हूं, 3, 7, 11, 15, 19 ऐसे डॉट 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 करते हुए। इससे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो अंतर है वो समान है। अंतर कितना है? समान है, 4 का अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है? 4 का है। ये जो आप अंतर देख रहे हैं इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। दुनिया में से समान अंतर के नाम से भी जाना जाता है और इसे डिनोट किया जाता है डी के द्वारा। ठीक है भाई सभी बच्चों, इसे डिनोट किया जाता है डी के द्वारा। सेकंड पॉइंट में आप लोगों को अगर कहूं, ये जो आप यहां पर सबसे पहली टर्म देख रहे हैं इसे कहा जाता है ए। इसे क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है फर्स्ट टर्म को। क्लियर है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। आगे चले, बीच में किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताते रहना। तो फर्स्ट टर्म इसे हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद जो अगला कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है वो आ सकता है TN फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का आपके माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि हमें TN टर्म पर जाना है। तो आप कैसे जाते हैं किसी टर्म पर, उसके पीछे की साइन समझिए, उसके पीछे की साइन समझिए। देखिए, अगर मान लिया मुझे T4 पर जाना है, किस पर जाना है? T4 पर, तो मैं प्रथम पद में 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैं प्रथम पद में प्रथम पद में जो हमारा अंतर है उसे जोड़ रहा हूं 3 बार।
मैं प्रथम पद में, जैसे मेरा प्रथम पद 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, इसमें मैंने 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो मैं 15 तक आ गया। क्लियर? फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स मैंने डिफरेंस ऐड किया। वैसे भी अगर मैं पहले पायदान पर खड़ा ही हूं तो चौथे पायदान पर जाने के लिए मुझे 3 जंप लगाने पड़ेंगे। फोर्थ पर जाना है लेकिन जंप मुझे 3 ही लगाने पड़ेंगे, कदम 3 ही चलने पड़ेंगे। ठीक है भाई, मनीष नहीं है, पीआरटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इससे आप कहें तो कैसे कहेंगे कि हम फर्स्ट टर्म में जिस टर्म पर जा रहे हैं उससे एक कम बार डिफरेंस को ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म में हम जिस टर्म पर जा रहे हो तो उससे एक कम टाइम्स डिफरेंस को ऐड करते हैं। यानी जैसे आपको कोई कहे आपको T11 पर जाना है, तो मैं पहली टर्म में यानी कि ए में 3 में मैं 10 बार 4 जोड़ूंगा। पहले नंबर 3 है, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, ऐसे कितनी बार जोड़ूंगा? 4 को 10 बार जोड़ूंगा। 10 चौके 40 और 3 43। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ये हो गया nth टर्म निकालने का तरीका। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको कोई कहे, इसी वाली पे ले लेते हैं, आपको कोई कहे कि आप किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, पदों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? पदों की संख्या देखिए, इसी फॉर्मूले में जो आपके सामने लिखा हुआ है Tn, मान लिया कोई हमारे पास सीरीज है जिसमें n टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या हो गई? L हो गई, बराबर फर्स्ट टर्म, ये आखिरी टर्म है, मान लिया एनी टर्म्स थी टोटल, ये आखिरी संख्या है, ये हमारी पहली संख्या है, ये जितनी संख्या है उसमें से एक घटाया हुआ ये अंतर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे उस तरफ भेजेंगे, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड, नीचे जाएगा डी नीचे आ गया, और n-1 का +1 यहां पर आ जाएगा, तो ये हो गया n। इस तरीके से मैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकता हूं किसी सीरीज में। क्या फाइंड कर सकता हूं? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे जो सीरीज आप देख रहे हैं, मैं इसमें एक टर्म लिख देता हूं एंड में। मैंने लिख दिया 51, तो 51 तक इस सीरीज में कितनी टर्म्स है सब लोग बताएंगे, फिर मैं आपको बिना फॉर्मूले के यूज के कैसे होगा वो बताऊंगा। 3, 7, 11, 15, 19 ऐसे करते करते 51 तक कितने पद होंगे ये सब लोग कमेंट करके बताएंगे। काफी जबरदस्त क्लास है, आंसरों की भीड़ लग गई है। समझिए, मैं 3 में 4 जोड़ता जोड़ता 51 पर जा रहा हूं। मैं 3 में 4 जोड़ता जोड़ता 51 पे जा रहा हूं, तो 3 से अगर आपको 51 पर पहुंचना है, आपने क्या जोड़ा होगा? अगर आपको 3 से 51 पर जाना है तो 3 से अगर आपको 51 पर जाना है, आपने 48 ऐड किया है, और हर स्टेप पर आप 4 ऐड करते हैं। मैं 3 से 51 तक गया तो मैंने 48 जोड़ा है, और मैं हर स्टेप पर 4 ऐड करता हूं। मैंने लास्ट में से फर्स्ट माइनस किया, 48 आया, अब डी से डिवाइड कर रहा हूं, यानी हर स्टेप पे 4 जोड़ता हूं। तो मैंने कितने स्टेप लिए? 12 स्टेप्स लिए होंगे मैंने। लेकिन अगर मैं 12 स्टेप ले रहा हूं, पहले पे तो मैं हूं, और 51 पर पहुंचने के लिए मुझे 12 स्टेप लेने। जैसे देखिए, मुझे 5वें पर जाना है तो 1, 2, 3, 4 ही तो स्टेप लूंगा, और मैं पहुंच किस पर गया? 5वीं संख्या पर। तो 12 स्टेप लेकर मैं 13 संख्याओं पर पहुंच जाऊंगा, यानी 13 टर्म्स पर।
तो बिना किसी फॉर्मूले के आपके सामने आपका आंसर होगा। सब लोगों को समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, और मैंने डायरेक्ट लॉजिकल भी आपको बता दिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। चलिए भाई अगले पहलू को देखिए। आप लोगों को सम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? मुझे बताइए, एवरेज कैसे निकाला जाता है, औसत कैसे निकाला जाता है? औसत का फॉर्मूला आप सब लोगों ने सुना होगा, यूज किया होगा कभी ना कभी लाइफ में। क्या फॉर्मूला है औसत का? सुबह 10 बजे सोनम, एवरेज औसत का फॉर्मूला बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं कि सम यानी कि योग को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ टर्म्स से, यानी कि पदों की संख्या से। ठीक है, योग अगर आपको चाहिए हो तो उसे आपको डिवाइड करना होता है, मतलब योग हो उसे पदों की संख्या से डिवाइड करिए, औसत आ जाएगा। अब यहीं से मैं आप लोगों को कहूं कि औसत योग क्या होता है? योग होता है, इसे इधर भेज दीजिए, एवरेज गुणा एन, ये होता है योग। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी मदद से हम सम का फॉर्मूला निकालेंगे। सब समझते हैं? ठीक है, योग कैसे निकलेगा? एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई कर। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज रख रहा हूं, यही 3, 7, 11 और 15, 3, 7, 11, 15, 19, ये मैंने एक सीरीज रख दी आपके सामने। बताओ भाई क्या इसका औसत होगा? औसत क्या होगा? यहां से आप एवरेज निकालना भी सीख जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको एवरेज जब पढ़ाया होगा सुबह जनरल पार्ट में तब देख लेना, या पढ़ाऊंगा तब देख लेना। बताए 3, 7, 11, 15, 19 औसत क्या होगा? क्या आएगा? 11 आएगा औसत। औसत ना भाई, बीच वाला नंबर होता है। ठीक, बीच वाला, किसी भी एपी में जो बीच में आएगा ना वही औसत होगा। आपको ढूंढना है सेंटर पॉइंट जो बीच होगा, जो मिडिल होगा वही एवरेज होगा। ठीक है, अच्छा बीच ढूंढ कैसे सकते हैं? देखिए, आप जितनी भी ये संख्याएं हैं इन सब का जोड़ के जब आधा करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। जैसे 19 और 3 22 होता है, 22 का आधा करूंगा 11 आएगा। 15 और 7 भी कितना होता है? 22 होता है। यानी औसत जो है बीच में पड़ता है, और बीच में व्यक्ति जा सकता है सेम जगह पर रखी हुई संख्याओं का आधा करके। यानी जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर आपको पता है उनका हाफ करके आप बीच में जा सकते हैं, सेंटर पॉइंट पर जा सकते हैं। ठीक, क्लियर? या कोई भी सेम जगह पर, जैसे शुरू से दूसरी आखिर से दूसरी, ये शुरू से पहली आखिरी से पहली संख्या है, उनका मिडिल ढूंढना है तो अर्थमेटिक मीन निकालिए, संख्याओं को जोड़ के उनका आधा कर दीजिए। जैसे एक सीरीज ले लेते हैं, 21, 23, 25, 27। कोई इसमें पूछे आपसे क्या होगा एवरेज, तो एवरेज पड़ेगा ठीक बीच में। या तो आप बीच ढूंढ लो भाई, सेंटर ढूंढ लो इसका, 24 वो एवरेज होगा, या फिर आप 21 और 27 का जोड़ के आधा कर दो, 48/2 कर दो, या 23 और 25 का जोड़ के आधा कर दो तो भी आ जाएगा। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म जोड़ के आधा करने से एवरेज आ जाता है। आगे एवरेज, किसी को कोई दिक्कत एवरेज लाने में? वापस से चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। जिसमें मैंने आपको ये सिखा दिया था ठीक है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है। अब अगर आपको योग निकालना है, सम निकालना है, तो सम होता है
जब आप सम निकालेंगे, सम होगा सम होता है एवरेज इनटू एन। तो अगर आपके पास n टर्म्स हैं, उनका योग चाहिए, तो पहली और आखिरी का आधा इंटू n, पहली और आखिरी का आधा इंटू n, जिसे आप लोगों ने n/2 f+l लिखा देखा होगा सब लोगों ने कैसे कि n/2 f+l संख्याओं का आधा और पहली और आखिरी संख्या का योग से सम आ जाता है। क्यों आता है वो मैंने आपको समझा दिया। एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई करने से योग आता है। नहीं समझ आया, प्रार्थना तोमर जी, आप खुद का कमेंट खुद पढ़िए। कंफ्यूज हो गई आप लिखते लिखते, बहुत सारी बातें मिक्स करके लिख गई। तो एक तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं अगर आपको पहली और आखिरी संख्या पता है तो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़िए तभी समझ आएंगी चीजें। क्या आपको पहली संख्या नहीं पता है, पहली संख्या ए होती है, क्या आप आखिरी संख्या नहीं निकाल सकते n-1 d करके? बताइए, इससे आखिरी संख्या आ जाएगी, इससे पहली संख्या ए है, आखिरी संख्या a + n-1 d है। और थोड़ा बेहतर लिखें तो मैं कैसे लिख सकता हूं, Sn(n/2) को 2a + n-1d, Sn = n/2 बराबर 2a + n-1d। ठीक है। हाँ प्रार्थना जी, टीजीटी का बैच है, क्लास शुरू से देखा करो, समझ आ जाएंगी चीजें। शुरुआत में हमने बताया किस चीज के लिए क्लास है, क्यों है, कैसे है। समझ आ गया भाई? किसी बच्चे को कोई शक किसी फॉर्मूले में? कुछ बेसिक क्वेश्चन कर ले, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से 1-2 सवाल कर लेते हैं। मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, जैसे कोई भी ऐसे सीरीज में दे देता हूँ तुम लोगों को 14, 17, 20, 23, जिसे मैं आपको पूछूं, बताइए T21 क्या होगा? बताइए T21 क्या होगा? S26 क्या होगा? बताओ, ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताओ। बिल्कुल बेसिक सी बात है। इक्कीसवां पद बताइए और 26 पदों का योग बताइए। देखिए, मुझे अगर 21वें पद पर जाना है, मैं फॉर्मूला नहीं रटूंगा, मैं बेसिक समझाऊंगा। बेसिक समझिए भाई, पहली संख्या में मैं हर अगला स्टेप लेने के लिए 3 जोड़ रहा हूं। मान लिया मुझे पहले से तीसरे पर आना, तो मैंने 2 बार 3 जोड़ा, मतलब ये जो अंतर है मैंने 2 बार कवर किया, गैप 2 बार कवर किया, मैंने 2 बार जंप किया है। अब मुझे अगर 21वें पद पर जाना है, तो ये जो 3 में जोड़ता हूं, ये कितनी बार जोड़ूंगा? 20 बार। किस में जोड़ूंगा? पहली संख्या में जोड़ूंगा। 20 × 60 और 14 74 आ जाएगा। मैं आपको इस वाले सवाल में कह रहा हूं कि आप मुझे जो है पहली 26 पदों का योग बता दीजिए। 1144 कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 1339 दे रहे हैं, कुछ बच्चों की तो टर्म 21 ही गलत है। देखिए चलते हैं, अगर मुझे पहले 26 पदों का योग चाहिए, तो 26 का आधा
पहली संख्या 14 आपकी नजरों में है, 26वीं संख्या मुझे बस इसमें जोड़नी है। 26वीं संख्या क्या होगी? मैं 26वीं संख्या पे जाने के लिए पहली संख्या में 25 बार इस अंतर को जोड़ूंगा। कितनी बार जोड़ूंगा? 25 बार। मतलब पहली संख्या में मैं 75 ऐड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक, 26/2 कितना हो गया? 13 गुणा 14 और 14 कितना आ गया? 28, 28 और 75 103 आ गया। 13 तिया 39 और 13 एकम 13, ये आंसर होगा। जिसका 1144 था गलत था, जिसका 1339 था वही सही था। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? एक क्वेश्चन और सिंपल सा ऐसे ही देख लो, बिल्कुल आसान। 100 95 90, मैं से आपसे पूछूं, बताइए T15 क्या होगा? T15 क्या होगा? और T20 क्या होगा? और मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की अगर Sn 0 है तो? बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर Sn इक्वल्स टू 0। ये 3 सवाल है मेरे, करिए। जो भी बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में बताया क्लास किसके लिए, जो भी बच्चे एमआरएस बीपीएससी या केवीएस इस स्तर पर टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं या DSSB वगैरह इन सब का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो ये क्लास 9वीं 10वीं एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को डिफिकल्ट पार्ट तक कवर करेगी, यानी एमआरएस केवीएस वाला टीजीटी मैथ का सिलेबस पढ़ाएंगे। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, लाइव चैट में भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करना और क्लिक करके जब आप जाएंगे तो कैसे खरीद पाएंगे मैं बता देता हूँ। आप ऐसे जाना, सर्च करना गूगल पर अड्डा 24/7, ठीक है, गूगल पर सर्च करना अड्डा 24/7, ऑल कोर्सेज आएगा ऊपर लिखा हुआ। गूगल पे जब आप करेंगे टीचिंग में जाना और टीचिंग में आप ईएमआरएस पे या बीपीएससी पे कहीं भी चले जाना, ठीक है। जैसे आप ईएमआरएस पे चले गए और आपको खरीदना है, यहाँ से सीओल कर लेना कौन कौन से बैचेज हैं। ये रहा एमआरएस टीजीटी मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिएगा बाय नाउ और ये आपको मिल जाएगा। कोड मैं बता देता हूँ जिससे डिस्काउंट हो जाए, 2299 का ये आपको मिल जाएगा। इसमें जनरल पेपर वगैरह सब कुछ होगा। Y174 ये कोड यूज कर लेना। और इसके अलावा अगर 700-800 रुपए हो रहे हैं तो सही दिमाग की सलाह देता हूँ, महापैक ले लेना, उसमें सब एग्जाम्स कवर हो जाते हैं और उस पर अभी डबल वैलिडिटी है। मतलब 6 महीने वाला तुम्हें 2800 रुपए के आसपास, 2 साल वाला 3400 में मिल जाएगा। जो भी लेना चाहो तुम, जितने भी वैलिडिटी वाला, वैलिडिटी चेंज कर लेना। कोड वही जो मैंने बताया, Y174, 3100 हो गया 2 साल वाला। और अगर तुम वो लोगे 6 महीने वाला, 6+6 1 साल वाला, वो और 2900 2700 2800 में हो जाएगा। मर्जी है। अब आओ आंसर देख लेते हैं। T15, अगर आपको 15वीं संख्या फाइंड करनी है तो पहली संख्या 100 है
उसके बाद आप हर अगले स्टेप पर जाने के लिए 5 कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 कम कर रहे हैं हर अगले स्टेप पर जाने के लिए। तो 15वीं संख्या पर जाने के लिए मैंने कितनी बार कम किया होगा? 14 बार। मैंने -5 किया होगा 14 बार। समझ आया सभी लोगों को? मैं इस बार घटा रहा हूं, मैं सिर्फ जोड़ नहीं रहा हूं। हर अगले स्टेप पर जाने के लिए मैं 5 कम करता हूं। तो 15वें स्टेप तक जाने के लिए मैंने 14 बार 5 घटाया, यानी 14 पंजे 70 माइनस किया है 100 में से, और कितना आ गया है? 30 आ गया है। बहुत शानदार। इसके बाद अब मैं आपसे पूछूं T20 क्या होगा? सॉरी, ये T20 की जगह से करिए आप S20। प्रथम 20 संख्याओं का मुझे योग बताइए। करो चलो, S20 फाइंड करो बजाय T20 के। वो तो मैंने ऊपर पूछ ही लिया था। प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा? क्या आंसर आ रहा है? प्रथम 20 पदों का योग। देखिए, अगर आप प्रथम 20 पदों का योग चाहते हैं तो 20/2 तो करना पड़ेगा, n/2 तो होगा ही होगा। पहली संख्या 100, अंतिम संख्या यानी 20वीं संख्या क्या होगी? आप सबने T20 निकाला ही हुआ था, ठीक है, सबका T20 आया हुआ था, 5 होगी। कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 1050 आ गया। क्लियर? ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से है कि वो पदों की संख्या बताइए जब योग 0 हो जाए, सम 0 हो जाए। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इसके आगे बना देते हैं भैया दिल, वो भी रेड कलर का। ये प्यारा सवाल है, इसका आंसर बताओ। नहीं समझ में? क्या नहीं समझ में आ रहा? राकेश कुमार सिन्हा जी, पहले अब ये बताइए मुझे, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? राजेश जी, पता चला जोर बेवजह लगा गए। सब बताऊंगा, पहले आप ये बताइए किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? टीजीटी कर रहे हो? फिर तो बताना पड़ेगा राजेश जी। राजेश जी, समय कम है इसलिए आपसे ना पूछने के बजाय मैं बता देता हूं। जो फॉर्मूला होता है वो n/2 पहली और अंतिम संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है? n/2 पहली और अंतिम संख्या। अब संख्या कितनी है? 20, क्योंकि 20 संख्याओं का निकाल रहा हूं। पहली संख्या कितनी है? 100। अंतिम संख्या यानी T20 क्या होगी? तो जैसे आपने T15 निकाला, अगर आप T20 निकालेंगे वो क्या होगी? वो 100 माइनस 95 होगी। 20वें पद पर जा रहा हूं तो 19 बार इस अंतर को जोड़ा होगा। 19 माइनस 5 माइनस 95, उसे 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये एक्सपेक्टेशन करते हुए कि T15 निकाल रहे तो T20 जानते ही होंगे, मैंने इसलिए नहीं करके दिखाया। तो इतना भाई जंप करना सीखो। S20 5 आ गया, 1050 आ गया। अगला सवाल, SN कैसे 0 बनेगा? बताओ भाई प्यारे प्यारे बाल को, SN कैसे 0 बनेगा? देखिए, SN को 0 बनने के लिए जैसे आपकी सीरीज 100 से 95, 95 से 90 जा रही है, इसे ऐसे करते हुए, इसे ऐसे करते हुए 10, 5 और फिर 0 पर आना पड़ेगा। तो ये तो कर ही लिया आपने, 100 से आप 0 तक तो आ ही गए। उसके बाद आप जितना भी तक आपने जोड़ा है वो मुझे नेगेटिव में चाहिए होगा, यानी कि -5 चाहिए होगा, -10 चाहिए होगा, -15 चाहिए होगा। मैं कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं,
आप लोगों को एक बेसिक समझ देना चाहता हूं कि जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि हम घटते घटते फिर नेगेटिव वैल्यूज पर चले जाते हैं। यहां तक कि हमारी सारी वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव, और उधर की हमारी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ये बैलेंस बनेगा और इधर का सम देखो, ये और ये, जितना ये पॉजिटिव में आएगा उतना ही वो नेगेटिव में आएगा। अगर इसका योग देखोगे तो 1050 आएगा प्लस का, और इसका योग देखोगे तो माइनस 1050 आएगा। बैलेंस हो जाएगा, जब जोड़ोगे जीरो आ जाएगा। तो ये कितने टर्म पे मैं कर पा रहा हूं बताइए। पहले मैं 100 से घटते घटते 5 पे, फिर जीरो, फिर -5, ऐसे में फिर 100 तक जाऊंगा, -100 तक, तभी तो कटेगा ना जी। +100 और -100 +95 -95 तभी कटेगा। ये कितनी संख्या है 100 से 5 तक, 20 टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखा रखा है मैंने। और ये कितनी टर्म्स है, ये भी 20 टर्म्स है, और बीच में एक जीरो भी है। इसका कोई यूज नहीं है, ये बेफालतू में है, ठीक है, इसका कोनो इस्तेमाल नहीं है। तो 20 एक 21 और 20 41 मन में कर सकते थे इसे, कोई इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। तो इस प्यारे से सवाल का आंसर होगा 41 टर्म्स का अगर आप सम लोगे, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। अब इस पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जिरह करते हैं, और मुझे बताइए कि इसे आप कॉन्सेप्चुअली कैसे कर सकते थे, कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते थे इसके पीछे। कॉन्सेप्ट बताइए, व्हाट वुड बी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। अगर मैं SN 0 है तो कब जाकर मेरा सम 0 होगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकता था, कोई बच्चा अगर क्लास का बताए कॉन्सेप्ट की, सर ये कॉन्सेप्ट हो सकता था। है कोई क्लास में भाई जिसने बढ़िया बचपन में दूध घी खा रखा हो, अभी उसका इस्तेमाल कर दे, तो बताओ, देखो चलो। अगर आप SN 0 चाहते हैं तो आप साथ ही साथ चाहते हैं कि n/2 f+l 0 हो जाए। यही तो चाहते हैं आप, फर्स्ट और लास्ट टर्म 0 हो जाए। क्या ये 0 हो सकता है जी? 0 होने का मतलब है या तो ये संख्या 0 है या तो ये संख्या 0 है। दिस कांट बी इक्वल्स टू 0। n/2 की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। और हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पर, f+l 0 होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वही लास्ट टर्म होनी चाहिए। यही तो चाहते हैं ना आप। आप चाहते हैं कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, 100 है, तो आप लास्ट टर्म क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं -100 हो। तो बस सवाल में आपको ये फाइंड करना है कि -100 कब आएगा। मतलब हमारी पहली संख्या 100 है, तो हमें आखिर में -100 चाहिए। सब कटता चला जाएगा, -100 तक पहुंचना है बस। तो हमें लास्ट टर्म -100 लानी है, ठीक। यानी Tn फाइंड करना है आपको जब 100 होगा, माइनस का 100 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म 100 प्लस n-1, d कितना है भाई, d है -5। इसको सोल्व करोगे n की वैल्यू 41 आ जाएगी। देखो जैसे इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। 100 में 100 इधर आएगा, जुड़ेगा, -200 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा 5, 5 से इसे 200 काटोगे 40 पे, 1 जोड़ोगे 41 आ जाएगा। ये इसका बेसिक मेथड है करने का। जो मैंने पहले बताया था वो लॉजिकल था, तर्क के आधार पर कैसे कर सकते थे। ये थी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक क्लास, बिल्कुल बेसिक, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलों का कारण, क्यों, कैसे आए वो जाना। इस क्लास को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये क्लास जो है भाई
जो बच्चे ईएमआरएस, बीपीएससी, केवीएस, एमपी वर्ग 2 या इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में आपका पेपर है जिसमें एनसीईआरटी 9वीं 10वीं के टॉपिक पूछे जाते हैं, तो मैं वो 9वीं 10वीं के सारे टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें हम डिफिकल्टी का स्तर इजी से मॉडरेट रखेंगे। हाई लेवल में कोशिश करूंगा टच कर लें, लेकिन इच्छा आपकी, आप करना चाहो कर लेना, उतना हाई लेवल बनता भी नहीं है और सिलेक्शन हाई लेवल से होता भी नहीं है। वो क्वेश्चन आप स्किप भी कर दोगे पेपर में तो ही सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं कि मैं सारे के सारे सवाल बैठ के वहां करूं तो मुझे कोई अलग से मेडल मिलेगा, नहीं। टाइमिंग बड़ी जरूरी चीज है, ठीक। जो बच्चे DSSS, यूपी, राजस्थान, एनवीएस इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं, तो ये उसका 40% पार्ट कवर करेगा। 50% आपको उसमें 11th-12th चाहिए होगा और बाकी ग्रेजुएशन चाहिए होगा, ठीक है, क्लियर। अब्दुल मतीन जी पूछते हैं 1000 कैसे हुआ। ये तो भैया जी हमारे पिताजी वो सब भी मिलके नहीं बता सकते, क्योंकि 1000 कहीं हुआ ही नहीं हुआ है। 1000 कहाँ हुआ है? रिकॉर्डेड वीडियो वहीं पे वर्षा आती रहेगी, जहाँ पे सारी चीजें, मतलब जहाँ सारी क्लास आती है। शो सर कौन से वाला शो? भाई इतने सारे शो लिखे हुए, इनका नामकरण कर देते हैं। पहला शो है, ये दूसरा शो है, ये तीसरा शो है। बताए अब्दुल मतीन जी कौन सा शो? -100। भाई माइनस इधर आ गया, -100 हो गया। F इक्वल्स टू -L आया था ना, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म जीरो होगी, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो। इसे जीरो होने के लिए पहली और आखिरी संख्या कटनी चाहिए, यानी पहला 100 है तो आखिरी संख्या -100 होनी चाहिए। पहली की मैंने 100 वैल्यू रख दी तो आखिरी संख्या का माइनस इधर दे दो, -100 आ गया। अब Tn आखिरी संख्या -100 है, पहली 100 है, n-1 d ये अंतर है, ये संख्या है। मतलब ऐसे करोगे तो काफी कैलकुलेशन है। ये लैंग्वेज बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहली क्लास थी, धीरे धीरे इंजन को गर्म करेंगे। अलीमान अंसारी जी पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और उन क्वेश्चन के आंसर भी क्लास में मिलेंगे। बस क्वेश्चन मिल जाएंगे लिखे हुए, आंसर भी यही होंगे, और ये सारी चीजें अपने हाथ से नोट्स बना के पढ़नी पड़ेंगी। कभी आप सोच रहे हो ये भी लिखा मिलेगा, तो सॉरी, धोखा हो गया आपके साथ। ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो कष्ट करना ही पड़ेगा, तभी कुछ सीख पाओगे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। हाँ, डेली 4 बजे क्लास होगी।